हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के मेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट का। और इसमें हम जो है अगर बात करें तो 7 प्रैक्टिस सेट तो हो चुका है। आज का ये 8वां प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें टोटल फुल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें 100 क्वेश्चन आगे आने हैं सिलेबस के अनुसार। तो उसी को हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हिंदी, रीजनिंग, जीएस और साथ ही साथ कंप्यूटर। इसके बाद लास्ट का जो है 20 क्वेश्चन जो होगा वो यूपी स्पेशल होगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा जिससे कि आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहां से उसका जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हिंदी के 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली कहाँ से निकली है? ऑप्शन दिया गया है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। इसमें आपको बताना कि खड़ी बोली जो है वो कहाँ से निकली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी से निकली है या फिर पश्चिमी हिंदी से निकली है या फिर बिहारी हिंदी से निकली है या फिर राजस्थानी हिंदी से निकली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही है। खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी से निकली है, जिसको हम सौरसैनी अपभ्रंश कह सकते हैं। सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, इसको हम पश्चिमी हिंदी कहते हैं। यहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगड़ू हरियारी तथा दक्षिणी बोली और साथ ही साथ खड़ी बोली प्रचलित हुई है। खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, जिसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली आकारांत प्रधान तथा ब्रजभाषा जो होता है वो ओकारांत प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है खड़ी बोली और उससे संबंधित जितनी भी चीजें थी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है इनमें से? ठीक है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर जयपुरी। तो देखिए, इसमें से कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है और खड़ी बोली भी बात बोली जाती है, लेकिन जयपुरी जो है उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है। जयपुरी राजस्थान में बोली जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर विरोधाभास अलंकार। यहाँ पे बताना है कि जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां पे किस प्रकार का अलंकार होता है। तो वहां पे अलंकार जो होता है वो होता है जो है रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अगला प्रश्न है, खग कुल कुल सा बोल रहा, इसमें अलंकार बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल 3 बार आया हुआ है। अब इसमें बताइए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से अलंकार के अंतर्गत ये आएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका ए पार्ट, यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ पर एक शब्द एक एक या एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे पहला जो कुल आया है उसका शब्द का अर्थ होता है समूह। ठीक है, इसका अर्थ होता है समूह। पहले कुल का अर्थ हो जाएगा समूह। दूसरा और तीसरा जो कुल कुल दिया गया है ये पक्षियों के कुल कुल से संबंधित है, यानी कि जो कलरों करती है ना, ठीक है, उनका चहचहाना, इनको कुल या कलरों कहा जाता है। तो इस तरीके से ये इसका दूसरा अर्थ होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कुल शब्द के अगर भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? ठीक है, अब समास की परिभाषा पूछा गया है। 21 प्रकार के समास का परिभाषा होता है जो लिखा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद वहां पे प्रधान हो जाता है, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, वहां पे कौन सा कौन सा समास होता है? तो वहां पर समास होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बहुव्रीहि समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुव्रीहि समास वहां पे होता है। ठीक है, दुशासन शब्द का सही संधि विग्रह बताना है, क्या होगा? ठीक है, दुशासन का सही संधि विग्रह अगर आप करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दुह प्लस शासन। दुह प्लस शासन, यानी कि यहाँ पे विसर्ग बिंदी लग जाएगी। तो इस तरीके से इसका संधि विग्रह ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे जो विसर्ग में क्या होता है कि अगर जब कोई मतलब अंग और ई ऊ के बाद अगर
कोई सॉरी आहा, मतलब कि जैसे छोटा आ लिखते हैं इसके दो विसर्ग बिंदी लगा देते हैं तो ये आहा हो जाता है। तो इसके बाद सा सा सा, ये तीनों सा हो तो वहां पे क्या है, विसर्ग सुरक्षित हो जाता है। अथवा सा 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 क्या हो जाता है, उसका 2 बार आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, दुशासन का दु प्लस शासन यहाँ पे मिलकर दुशासन हो जा रहा है। तो इस तरीके से विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा सी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है परिपत्र कब जारी किया जाता है। ठीक है, ये बताना है कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो देखिए शासन स्तर पर प्राय ऐसे अवसर आते हैं जब शासन की कातिपीय क्या होती है, नीतियां हो गई, आदेश हो गया, निर्णय हो गया आदि से संबंधित जो अधिकारी विभाग अध्यक्ष हो गए, कार्यालय अध्यक्ष हैं, मंडला अध्यक्ष हैं, ठीक है, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों आदि को जो है समान रूप से अवगत कराए जाने की आवश्यकता जब होती है, तो ऐसे अवसर पर जो है शासनादेश का पत्र सभी अधिकारियों को जो है भेजे जाते हैं, जिसे शासकीय पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यह संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ जो है पत्राचार के समय जारी किया जाता है। तो पत्राचार के समय आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अधिकरण के कारक चिन्ह बताना है। ठीक है, अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, तो अधिकरण का कारक चिन्ह जो होता है वो होता है में अथवा पर। तो यहाँ पे में पर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, में पर जो होता है वो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक गीत गा रहा है, इस वाक्य में बताना है किस काल का उदाहरण है। तो देखिए गायक गीत गा रहा है, इस वाक्य में अगर हम काल की बात करेंगे तो ये जो है किस तरीके का क्या है, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है और उसी में आएगा इस तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जब क्रिया वर्तमान काल में जारी हो, ठीक है, या फिर हो रही हो तो उसे तात्कालिक वर्तमान काल में रखा जाएगा। तो यहाँ पे गायक गीत जो है वो गा रहा है, बंद नहीं किया हुआ, तो तत्कालिक वर्तमान में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हो सकता है वो आया हो, यह वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है, किस काल का वाक्य है। तो यह वाक्य देखिए यहाँ पे वो हो सकता है कि वो आया हो, यह वाक्य अगर आप देखेंगे तो इसमें एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वो हो सकता है कि वो आया हो। तो ये संभाव्य के अंतर्गत आएगा और संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत ये चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या है। ठीक है, मिश्र वाक्य का उदाहरण, अब जो मिश्र वाक्य की जिन्होंने परिभाषा पढ़ी होगी वो मिश्र वाक्य के उदाहरण जान सकते हैं किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताइए कि कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, उसके पास जो कुछ था वो खो गया। ये किस प्रकार के दिया गया है, ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहिएगा। ठीक है, इसको मत भूलना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, इनमें से बताना। ठीक है, इसमें से कौन सा संयुक्त क्रिया का उदाहरण वाक्य है। रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से बताना कि कौन सा जो है वाक्य संयुक्त क्रिया का इसमें से उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये जो सी ऑप्शन में दिया गया है ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि प्राय पहली क्रिया जो होती है वो प्रधान होती है और दूसरी क्रिया जो होती है वो क्या होती है, उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच एक उपन्यास का नाम है और इसके लेखक कौन है ये बताना है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक के नाम की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट राजेश सेठ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका ए पार्ट राजेश सेठ जो है इसके लेखक के जो है इसके लेखक हैं। इनके अन्य कृतियों में अगर इनके अन्य पुस्तकों की बात करेंगे तो खाली लिफाफा हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ अगर हम बात करेंगे तो इसका उचित अर्थ होता है कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है। अधिष्ठित का विलोम दिया गया है प्रतिष्ठित, आस्था का विलोम दिया गया है विश्वास, असूया का विलोम अनसूया, प्रमुख का विलोम दिया गया है विमुख। इनमें से कौन सा सही विलोम दिया गया है, बाकी 3 गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो असूया का जो अनसूया दिया गया है ये विलोम सही है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। अधिष्ठित का विलोम जो होता है वो होता है अनधिष्ठित, अनधिष्ठित। ठीक है, अनधिष्ठित होता है। और इसमें अगर अगला देखें तो आस्था का विलोम क्या होता है, आस्था का विलोम होता है अनास्था, अनास्था होता है आस्था का विलोम। ठीक है, अनास्था होता है आस्था का विलोम। असूया का अनसूया होगा ही। प्रमुख का विलोम क्या होता है, प्रमुख का विलोम होता है सामान्य। ठीक है, प्रमुख का विलोम क्या होता है
सामान होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा जो वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हंस का पर्यायवाची है। हंस के पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, हंस के पर्यायवाची में इनमें से कौन सही है, ऑप्शन ये बताना है। हंस के पर्यायवाची में अगर देखेंगे तो इसमें से हो जाएगा मराल। मराल जो होगा वो हंस का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सरस्वती वाहन भी हंस का पर्यायवाची होता है। सरस्वती वाहन जो होता है ये भी हंस का पर्यायवाची होता है। इसका एक पर्यायवाची है मुक्त भुक। ठीक है, याद रखिएगा, मुक्त भुक ये जो होता है ये हंस का पर्यायवाची होता है। मुक्त भुक, मुक्त भुक जो होता है ये हंस का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कुरंग जो होता है ये हिरन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कुरंग जो होता है किसका पर्यायवाची है, हिरन का पर्यायवाची है। भुजंग जो दिया गया है ये सांप का पर्यायवाची यानी सर्प या सांप का पर्यायवाची। पंचबाण जो दिया गया है ये किसका पर्यायवाची है, ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, कामदेव, तो याद रखिएगा पंचबाण जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। पंचबाण किसका पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। बाकी मराल जो है वो हंस का पर्यायवाची है। सरस्वती वाहन हंस का पर्यायवाची है। मुक्त भुक जो है वो ये भी जो है हंस का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाच्य बताना है। ठीक है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। यहाँ पे बताना है भाववाच्य किसमें है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह है जो है ये कृतवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। श्याम पत्र लिखता है, ये क्या है, ये भी कृतवाच्य है, कृतवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा, कृतवाच्य। ठीक है, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये किस वाच्य के अंतर्गत आता है, तो यही आपका हो जाएगा, ये भाववाच्य में लिखा गया है। ठीक है, ये भाववाच्य में लिखा गया है, भाववाच्य। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पत्र लिखा जाता है। ठीक है, पत्र लिखा जाता है, तो ये किस वाच्य में, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताना है। बाढ़ का क्या अर्थ होता है, तालाब का क्या अर्थ होता है, इनमें से चारों में से। ठीक है, तो बाढ़ के अगर हम देखेंगे इसमें से, तो इसका आंसर कौन सा जगह, तो बाढ़ शर, शर मिस बाढ़ होता है और सर मिस तालाब होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही। और शर मिस बाण होता है। सिंधु मिस, सिंधु मिस अगर हम देखेंगे तो समुद्र होता है, इसका अर्थ, एक अर्थ क्या होता है, समुद्र होता है सिंधु। ठीक है, तो समुद्र हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सैंधो जो दिया गया ये किसका होता है अर्थ, तो ये घोड़ा का होता है। ठीक है, घोड़ा का होता है सैंधो। ठीक है, और पुष्कर जो होता है ये तालाब का अर्थ होता है, तालाब, तालाब का अर्थ होता है पुष्कर। तो कुछ चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तंद्रालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तंद्राल, तंद्राल में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो देखिए तंद्राल में प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। तो यहाँ पे तंद्राल में क्या हो जाएगा, आलू, आलू शब्द जो आ रहा है बाद में वो हो जाएगा इसका प्रत्यय। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आलू प्रत्यय से ये बन जाता है तंद्राल। इसका मूल शब्द क्या है, तंद्र है। तंद्र में जो ये जो है तंद्र क्या है, ये विशेषण है और इसमें आलू लगता है, जो कि ये प्रत्यय लगता है आलू, इस तरीके से तंद्रालु बन जाता है। ठीक है, इसी से दयालु बनता है, दया में आलू लगाएंगे दयालु हो जाएगा। ठीक है, ईर्ष्यालु हो जाएगा, श्रद्धालु हो जाएगा, ये सभी आलू से लगाने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा चैनल को। ठीक है, विशेषण की विशेषता अगर जो बताए उसको हम कहते हैं प्राविशेषण। क्या कहेंगे, उसको हम प्राविशेषण कहेंगे, जो विशेषण की विशेषता बताता हो। ठीक है, और अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। ठीक है, इनमें से कौन से शब्द में जो है अनुनासिकता है, इसमें संभव, संभावना, संभालना, संभावित। तो संभालना शब्द अगर हम देखेंगे जो दिया गया है इसका प्रयोग क्या है, अनुनासिकता इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अनुनासिक मतलब कि जिन शब्दों के उच्चारण में सांस का निकास जो है वो मुंह और नाक दोनों से हो, वहां वो शब्द क्या होता है, अनुनासिक शब्द कहा जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ वर्ण जो है किसके योग से बना हुआ है। तो छ वर्ण की अगर हम योग की बात करते हैं तो एक का और सा के योग से बना हुआ है, जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ये ए पार्ट हो जाएगा। ये किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। किस प्रकार का व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। छ त्र ज्ञ स्रा, ये 4 है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, का व्यंजन के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इनमें से का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब का के बारे में बताना है। इसमें का व्यंजन जो है वो अल्पप्राण होता है, जो कि सही है। इसमें अल्पप्राण दिया गया, इसमें अल्पप्राण, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा। का व्यंजन अल्पप्राण होता है, का व्यंजन अघोष होता है। तो का व्यंजन अघोष इसमें सही दिया गया है, इसमें घोष दिया जाए तो जो कि गलत हो जाएगा। इसके बाद का व्यंजन जो होता है वह स्पर्शी होता है, संघर्षी नहीं होता, स्पर्शी होता है।
फिर इसके बाद का व्यंजन जो होता है वो कंठ ध्वनि होता है, ना कि तालव्य ध्वनि। तो आंसर आपका इसमें जो हो जाएगा वो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जूतियों में दाल बांटना ये मुहावरा है, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, हो जाना आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, अरे तू आ गए, इस वाक्य में अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया यहाँ पे? सॉरी, ठीक है, चलिए। अरे तू आ गए इस वाक्य में जो अरे के बाद में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कौन सा है? ये प्रश्नवाचक है जो गया के बाद में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 26 से 30 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके अपठित गद्यांश हैं, इन गद्यांश को पढ़िएगा, इसी से क्वेश्चन जो है आगे बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 जो कि गद्यांश से लेगा कि प्रेम की भाषा क्या है। गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा कि पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, तो शब्द रहित इसका आंसर हो जाएगा। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, ठीक है। यत्न से क्या आशा है? यत्न का मतलब प्रयास, यत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास, इसी से प्रयत्न बना है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। गद्यांश किसकी महिमा का वर्णन करता है? गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो गद्यांश में अगर हम देखेंगे तो ये जो है इसमें गद्यांश में आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश का उपसर्ग उपयुक्त शीर्षक बताना, तो जो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसका शीर्षक निकल के आएगा सच्चा आचरण, ठीक है, सच्चा आचरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अब क्वेश्चन जो है आपके होंगे रीजनिंग के। रीजनिंग के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसका सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम जीएस के क्वेश्चन को करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। मुस्कान, हंसी, रोना के लिए सही विकल्प तो छूना, पकड़ना, छोड़ना, इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 32वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया, आप लोग इसको करिएगा। इसके कुछ ऑप्शन 4 दिए गए हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है चित्र आएगा इसके अनुसार। तो इसके अनुसार इसके अनुसार बताना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 जो दिया गया है इसको आपको लगाना है, लगा के फिर इसका आंसर जो निकल के आएगा वो सी पार्ट आएगा, ठीक है। 34 को भी आपको लगाना है और इसका आंसर जो निकल के आएगा वो ए पार्ट निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन 35 है, 35 का जो आंसर होगा हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। इसको आप लगाइएगा, इसके बाद वीडियो को पॉज करके लगाइएगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद 36 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही है। कथन निष्कर्ष दिया गया है। अगला 37 का कथन निष्कर्ष दिया गया है कुछ इस तरीके से, इसको आप लोग पढ़िएगा ये, और इसमें जो है आप बताइएगा किस तरीके से इसका ये कथन है, ये निष्कर्ष है। इसके 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा आंसर सही जगह, तो आप लोग लगाइएगा इसका बी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है 38 कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। श्रृंखला को सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। लास्ट में जब श्रृंखला को सॉल्व कर लेंगे तब इसका आंसर डी ऑप्शन निकल के आएगा 58। अगले क्वेश्चन में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज को गिनिएगा, ये पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बॉक्स ANWA है तो इसका क्या हो जाएगा कोड, इस कोड को आप लगाइएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का बी हो जाएगा। 42 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट 26। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से प्रश्न आकृति जल प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। जल प्रतिबिंब बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जल प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। ये जल, इसको अगर जल में डालेंगे तो इसको कैसे दिखाई देगा आपको यहाँ बताना है। जल प्रतिबिंब इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया 44 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद 45 दिया गया, 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न, अब क्वेश्चन जीएस से देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन जीएस का, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी, ठीक है। जब बक्सर का युद्ध कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए। और उस युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया तो मुगल सम्राट को जो है कितने रुपए प्रतिवर्ष देने का जो है ऐलान किया था या देने पर सहमत हुई थी, कितने रुपए भुगतान करने के लिए जो है सहमत हुई थी। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो इसके बाद अगस्त 1765 में जो है उस समय जो अंग्रेज की तरफ से जो
हेड था वो था क्लाइव। उसने मुगल जो बादशाह उस समय था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। और उसको जो है ये इलाहाबाद की संधि हुई उसके अनुसार, और उसमें जो है मुगल बादशाह ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद दूसरे उसमें संधि थी, कंपनी ने जो है अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया, ठीक है। कड़ा एक मतलब शहर का नाम था, मानिकपुर भी शहर का नाम था। इसके बाद तीसरा उसमें यह हुआ था कि कंपनी ने मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था इसको 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। तो 26 लाख रुपए पर सहमति हुई थी, और ये प्रतिवर्ष देने का जो है बात हुआ था, तो वार्षिक मतलब। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 लाख रुपए भुगतान देने पर सहमति हुई थी, ये हर साल पर दिया जाता था। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ठीक है। टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था, तो इसमें से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। तो टीपू सुल्तान जो था वो ये मैसूर का शासक था। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे टीपू सुल्तान। इन्होंने जो है श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई था। यहाँ पे इन्होंने एक जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था, ठीक है। जैकोबिन क्लब पूछा जाता है एग्जाम में। जो भी जैकोबिन क्लब की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो टीपू सुल्तान ने ही किया था। और साथ ही इन्होंने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक जो स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगवाया था। टीपू सुल्तान ने जो है अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीत से दूतावासों की भी स्थापना की थी। तो ये सारे काम जो है टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। अब उस समय फ्रांस के ज़्यादा प्रभावित थे, और फ्रांस और अंग्रेजों का उस समय भी युद्ध चल रहा था, तो इसलिए जो है इन्होंने फ्रांस का साथ लेना जरूरी समझा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये मैसूर का साथ सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ठीक है। इसमें बताना है कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था। तो जो 1857 का विद्रोह था उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के नाम से जाना जाता है, और इसे ही सिपाही विद्रोह या फिर इसको हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीनों के नाम को एक ही कहा जाता है, ये भी जान लीजिएगा। और इसको इस तरीके से सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तीनों नाम एक ही है, ठीक है। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत जो है भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति तथा पूरे भारत और ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के आरंभ के साथ ये हुआ था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जब क्वेश्चन था तो उस समय 25 से 40% था। अगर हम 2020-21 का आंकड़ा की बात करेंगे तो वो 44% 44.5% आ जा रहा है, ठीक है, उत्पादन में। और महाराष्ट्र में जो है 25.45% है, और कर्नाटक में अगर हम देखेंगे तो 10.54% है। तो उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश अपना, इसके बाद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, ठीक है। तो 25 से 40% था, लेकिन अभी फिलहाल 2021-22 का आंकड़ा अगर देखेंगे तो 44.5% है, ठीक है, आंकड़ा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इसमें से, तो 40, 25 से 40 ही लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में आमों का सबसे अग्रणी 5 जो राज्य हैं उसमें से आता है पहला उत्तर प्रदेश, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है, ठीक है। ललित जो है किसकी एक उत्तम किस्म है, तो ललित जो होता है ये एक अमरूद की एक उत्तम किस्म है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अमरूद की अन्य किस्मों में इलाहाबादी सफेदा याद रखिएगा, ठीक है, इलाहाबादी सफेदा जो कि अमरूद की अन्य किस्म का नाम है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सरदार जिसको लखनऊ 49 भी कहा जाता है, यह अमरूद का एक दूसरा किस्म है। और इसके बाद श्वेता, इसके बाद इलाहाबादी सुरखा, ये सभी जो है अमरूद की क्या है, किस्म के नाम है। अगला प्रश्न है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कौन सी बीमा योजना की शुरुआत किया गया था। तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 13 जनवरी 2016 में, ठीक है, कब शुरुआत किया गया था, 13 जनवरी 2016 को शुरुआत किया गया था, और उसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बीच में फसल हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% जो है प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है, इनमें से। तो किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो ये चलाया गया था 1998-99 में, ठीक है, 1998-99 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड चलाया गया था, और किसानों को कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान करने के लिए शुरुआत किया गया था, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वाणिज्यिक बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, जिसको आरआरबी कहते हैं, लघु वित्त बैंक, इसको इसके बाद सहकारी समिति के द्वारा निर्गत किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड जो सामान्यतः नाबार्ड के द्वारा निर्गत नहीं किया जाता, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम जो है, इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन पकाने, परोसने व उपभोग करने की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल की कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, यानी जो उसकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा तो उसकी जो जांच पड़ताल है वो कितने दिन के बाद जो है उसको किया जाता है, उसका जांच पड़ताल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मिड डे मील की प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल अगर देखा जाए तो इसको दैनिक करना चाहिए, दैनिक मतलब पर डे, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कौन सी गति कहा जाता है, तो वह गति जिसमें कोई वस्तु अथवा लोलक एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित अंतराल पर अपने पथ पर अपनी जो है अपनी क्या करती है, अपनी गति को दोहराता है, यानी कि कोई एक इस तरीके से लोलक है और ये अपनी पथ पर इस तरीके से उसी को ऐसे इस तरीके से दोहराता है, यहाँ जाता है फिर यहाँ से यहाँ आता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये दोहराता है इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको हम कौन सी गति कहेंगे, तो वह गति जो होता है इसको हम कहते हैं आवधिक या फिर दोलनशील गति। तो आवधिक दिया गया ऑप्शन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोलनशील गति भी कहा जा सकता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बार्क कहाँ स्थित है ये बताना है, तो बार्क की अगर हम बात करेंगे इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो कि ये हिंदी में कहते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंग्लिश में इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं, बार्क शॉर्ट में कहते हैं, जो कि ट्राम्बे जो कि मुंबई में पड़ता है, वहां पर महाराष्ट्र में स्थित है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, विद्युत चुंबक की अगर हम बात करेंगे तो एक विद्युत चुंबक का निर्माण जो होता है एक परिनालिका में नरम लोहे की कोर डालकर करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट, नरम लोहा, इसका आंसर सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो थी एम फातिमा बीबी, उनका नाम क्या था, एम फातिमा बीबी, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी उनका नाम था लीला सेठ, ठीक है, जो कि ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की थी बनी थी, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो जो आधिकारिक कार्यकाल है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया गया है कि के अनुसार 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। किसको जो है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, तो विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति जो होती है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 में इसके बारे में बातें कही गई हैं कि विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में क्या होती है, निहित होती है, तो राज्यपाल के पास ये शक्ति होता है, आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया था, कब शुभारंभ किया गया, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, और ये कहां से किया गया है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा शहडोल। शहडोल जिला कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। यहाँ से जो है इस मिशन का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन को अगर देश के 17 उच्च केंद्रित राज्य और 278 जिलों में जो है कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के तहत जो है वर्ष 2047 तक, ठीक है, 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि कब तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 2047 इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पूछा जाएगा। अभी इसका आंसर इसमें बी पार्ट सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है सतत विकास रिपोर्ट, उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ यह बताना है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में भारत को जो है 2023 में भारत को 166 देशों में जो है 112वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 112वां स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो उसका नाम है फिनलैंड। क्या नाम है, फिनलैंड। फिनलैंड जो है पहले स्थान पर है और स्वीडन जो है दूसरे स्थान पर। भारत का स्थान इसमें 112वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया है,
वियतनाम को कौन सा युद्धपोत है जो उसको सौंपा गया जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना का? वो है आईएनएस कृपाण। उसका नाम क्या है? आईएनएस कृपाण। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह युद्धपोत जो है 90 मीटर लंबा है और 10.4 मीटर चौड़ा है। इसकी अधिकतम जो मालवाहक क्षमता है वो 1450 टन है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन जो दिया गया है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये किसके साथ संबद्ध है? ठीक है, ये जो कथन दिया गया है ये किसके साथ संबद्ध है ये बताना। तो ये नई दिल्ली में सितंबर 2023 में जो है G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वही उसी में ये जो है उद्घोषणा किया गया था और उसकी ये थीम बनी थी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, तो इससे संबंधित है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? केबल स्टे रेल पुल, केबल स्टे रेल पुल की अगर हम बात करेंगे तो ये बनाया गया है जो है भारत का पहला जो है ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। और कौन सी नदी पर बनाया गया? उस नदी का नाम है अंजी नदी। अंजी नदी नाम है जिस नदी पर यह बनाया गया। तो अंजी नदी कहाँ जम्मू कश्मीर में है, किस जिले में पड़ता है? तो रियासी जिले में स्थित है यह पुल। ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का यह जो है हिस्सा है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? अब अगला क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग जो होता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? तो देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर के उपयोग की अगर हम बात करेंगे तो इसको बड़े उद्योगों में हम प्रयोग करते हैं इसका। ये व्यावसायिक कार्यों में चिकित्सा कार्यों में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो बड़े उद्योगों में व्यावसायिक कार्य में और चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है? डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का दोनों का जो है इसमें मिश्रण होता है, समावेश होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर का इसमें से भाग नहीं है? इनमें से कौन सा इसमें से? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, बेसिक यूनिट। अब इसमें से अगर हम आंसर की बात करें तो देखिए, आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में मुख्य भाग हार्डवेयर के घटक होते हैं जिसमें इनपुट अथवा आउटपुट यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है। ठीक है, और इसमें जबकि ये बेसिक यूनिट जो दिया गया ये इसका भाग नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड माउस ये सब हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या होता है? हार्डवेयर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एएलयू जो होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको कहते हैं, तो ये क्या होता है? ये हार्डवेयर नहीं होता, ये सीपीयू का एक इकाई है, यूनिट है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला जो सिंबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर यानी मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को जो मापने के लिए, सॉरी, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग करता है सिंबल वो होता है, उसको हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्सर। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम मापने के लिए मॉनिटर के सबसे ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर से जो है सबसे नीचे के बॉटम राइट कॉर्नर में जो है क्या करते हैं कि मापते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? एक तिरछा माप लेते हैं, यानी कि डायगोनली जिसको कहते हैं। तो डायगोनली इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रचालन तंत्र की शुरुआत को क्या कहा जाता है? प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टार्टिंग को हम कहते हैं बूटिंग। क्या करना? बूटिंग करना। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, बूटिंग करना कहते हैं। निम्नलिखित में से असेंबली लैंग्वेज का मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है? ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है इसको बताना है। तो देखिए, असेंबलर का प्रयोग जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में अनुवाद करने के लिए करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका असेंबलर। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असेंबलर, असेंबलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह किससे बनी होती है? ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह बनी होती है और किससे बनी होती है। तो देखिए, कंप्यूटर की सूचना की अगर बारे में बात करें तो कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिट अथवा बाइनरी अंक यानी कि 0 और 1 से बनी होती है। ठीक है, तो और यह जो है डिजिटल कहलाती है। यह कंप्यूटर द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को पढ़े और समझे जाने से पहले उसका एनालॉग से डिजिटल में जो है कन्वर्ट होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाइट, जो है बाइट से बनी होती है, बिट से बनी होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिजिट से बनी होती, सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए पार्ट, डिजिट, क्योंकि 0 और 1 से ये बनी होती है डिजिट, इसको हम डिजिटल कहते हैं। ठीक है, सूचना डिजिटल होती है इसीलिए डिजिटल इसको हम कहते हैं।
और ये जो है बिट अथवा बाइनरी अंक यानी कि डिजिट 0 और 1 से बनी होती है, डिजिटल कहलाती है। तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ होता है? तो वो कौन सा टोपोलॉजी है? तो वो कंप्यूटर टोपोलॉजी जो होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी, उसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, सॉरी डी पार्ट हो जाएगा। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। टोपोलॉजी जो होता है किसी नेटवर्क की आकृति या डिजाइन को कहा जाता है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, वो तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप से परिवर्तित किया जाता है और जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? तो वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को जो है कूट रूप यानी कि कोडेड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि वो अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं एनक्रप्शन करना। तो एनक्रप्शन करना इसको कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वेबसाइट के संदर्भ में नेट डॉट नेट का क्या अर्थ है? डॉट नेट जो होता है डोमेन होता है, इसका अर्थ होता है नेटवर्क। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? नेटवर्क। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं होती है? इनमें से बड़ा अक्षर, रिक्त स्थान और संख्यक अंक, डॉट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ईमेल आईडी में रिक्त स्थान की मान्यता नहीं होती, बाकी बड़े अक्षर भी होना जरूरी है, डॉट भी होता है, संख्यक अंक भी होता है, कुछ उसमें सिंबल भी होते हैं जैसे कि @ होता है ईमेल आईडी में, लोअर केस भी होता है। ठीक है, माने कि लोअर अक्षर जो होता है, और 0 से लेकर 9 अंक का भी प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम 2 का मान कितना है? तो कितना हम जूम कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट 2016 के अनुसार? तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें 465 व जूम इन का मान अगर देखेंगे तो 10%, मतलब जूम 2 का मान देखेंगे तो 400%, अगर जूम इन पूछा जाएगा तो इसमें 10% आता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो उस कीबोर्ड शॉर्टकट को अगर हम बात करेंगे Ctrl+A की, तो इससे सभी टेस्ट का चयन किया जाता है। Ctrl+A से सभी टेस्ट का चयन किया जाता है। Ctrl+C से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो वर्कबुक जो होती है एमएस इसमें अगर देखा जाए तो वो होता है एमएस एक्सेल से संबंधित। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट, एमएस एक्सेल से संबंधित। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है और यह क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, कनक भवन कहाँ स्थित है? कौन कनक भवन की अगर हम बात करें तो ये स्थित है, पहला का हो जाएगा चौथा। ठीक है, पहला का क्या हो जाएगा? चौथा, मतलब कि ए का चौथा। बी में दिया गया कामतगिरी पर्वत, ये कहाँ पर स्थित है? तो कामतगिरी पर्वत जो पड़ता है ये चित्रकूट में पड़ता है। तो बी का हो जाएगा तीसरा। कालिंजर दुर्ग जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो कालिंजर दुर्ग पड़ता है बांदा में। तो इस तरीके से सी का दूसरा हो जाएगा। और देवा शरीफ जो पड़ता है ये कहाँ पड़ेगा? बाराबंकी में। तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 और डी का जो है 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? इनमें से देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो किन किन राज्यों से नहीं लगती? देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल 9 राज्यों से लगती है। उसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो दिल्ली है। ठीक है, इसमें से अगर देखेंगे तो पंजाब के साथ टच नहीं करती। तो आंसर हो जब आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा जो लगती है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, इस तरीके से ये 8 राज्य हो गए। बाकी 9 जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ चले गए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से विरासत शहर कौन सा? विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना इनकी हृदय के अंतर्गत जो है शामिल किया गया इसमें से। ठीक है, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, इनमें से कौन कौन को शामिल किया गया है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो हृदय योजना ये शुरुआत किया गया था, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। ये योजना जो है 12 शहरों में कार्यान्वित किया गया था। 12 शहर कौन कौन से हैं? तो वो थे अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा था जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसके अलावा जो है पुरी और वाराणसी में जो है, और इसके अलावा वेलंकनी और वारंगल में प्रयोग किया गया था, इसको शामिल किया गया था। तो वाराणसी और मथुरा इसमें शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं इनमें से? तो इनमें से अगर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की बात करेंगे तो इसमें से लाइमस्टोन और डोलोमाइट हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? संतरे की पैदावार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उस जिले का नाम क्या है? वो जिला है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर में सबसे ज्यादा संतरा उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है और ये कहाँ पर है ये बताना है। ठीक है, कौन सी जगह बताना। निचली गंगा नहर जो है इसका निर्माण हुआ था 1878 में और इसका उद्गम बनाया गया था। तो ये कहाँ से है? तो ये नरौरा पड़ता है जो कि बुलंदशहर में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है गंगा से ये निकाली गई है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो जनरथ नाम दिया गया है, जनरथ किसको नाम दिया गया बताना है। तो जनरथ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो नाम दिया गया था ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस समय अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। तो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था निम्न लागत एसी बस सेवा जनरथ। और इसको तत्कालीन सपा जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने आजमगढ़ में 6 फरवरी 2015 को हरी झंडी दिखाकर आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया था। तो निम्न लागत एसी सेवा जो बस सेवा थी उसको कहा गया था जनरथ। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत इनमें से कौन कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत में अगर हम देखें तो रसिया, कजरी, आला, बिरहा, चैती और ढोला, ये इतने आते हैं जो कि प्रमुख लोक नृत्य लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के। तो बिरहा, चैती, ढोला जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। मेला दिया गया और किन जिलों में लगता है ये बताना है। ठीक है, गोविंद साहब का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है आजमगढ़ में। अभी वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो ये अम्बेडकर नगर में लगता है। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, बी का हो जाएगा चौथा। कैलाश मेला जो लगता है वो आगरा में। सैयद सलार मेला जो लगता है ये बहराइच में लगता है। तो सी का 1 हो जाएगा। शाकुंभरी मेला जो लगता है सहारनपुर में लगता है। तो डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, सी का 1, ए का जो है 3, बी का 4। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट करेक्ट। अगले क्वेश्चन में भी हमें सूचियों का मिलान करना है। तीर्थ स्थल का नाम दिया गया और नगर स्थान दिया गया। ठीक है, चक्र तीर्थ, ये तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो चक्र तीर्थ जो पड़ेगा ये नैमिषारण में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा पहला का चौथा। इसके अलावा गोविंद देव मंदिर की बात करेंगे, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है वृंदावन में। तो गोविंद देव मंदिर जो है ये बी का 3 हो जाएगा, वृंदावन में पड़ता है। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये कहाँ पर लगती है? तो ये फतेहपुर में लगती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी का दूसरा। बौद्ध एवं जैन मंदिर ये दोनों पड़ता है कौशाम्बी में। तो डी का पहला हो जाएगा। तो आंसर इसका इस तरीके से मिलान करके निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय का नाम है जो कि पहला था वो था संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था। और ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था जिसको ये लखनऊ में स्थापित है। यह पहला संगीत विश्वविद्यालय था जो कि उत्तर प्रदेश में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये उपन्यास जो है पुस्तक किसके लेखक कौन है ये बताना है। इसके लेखक की अगर हम बात करेंगे तो इसके लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये उपन्यास जो बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जो है सितंबर 2023 में सितंबर 2023 में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है ये 2023 इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट, ग्रेटर नोएडा में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत प्रदेश में 2 चरणों में कितना पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश में पौधरोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत 2 चरणों में उसमें 35 करोड़ पौधरोपण का अभियान रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये प्रदेश सरकार के द्वारा ये लक्ष्य जो है 2026-27 तक प्रदेश में कुल हरित क्षेत्र को बढ़ाकर 15% करना है। उत्तर प्रदेश किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? नॉर्थ कॉरिडोर जो है नॉर्थ कॉरिडोर ये विकसित जो किया जा रहा है ये बरेली शहर में किया जाएगा, नॉर्थ कॉरिडोर। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये अगर हम बात करेंगे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अयोध्या के राम जन्मभूमि के तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा।
ये कॉरिडोर जो है अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, गोपेश्वर नाथ, पशुपतनाथ और बनखंडी नाथ मंदिरों को जो है जोड़ेगा। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2022 में कुल कितने घरेलू पर्यटक आए इसमें से? तो 2022 में उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो 31.79 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक आए। तो 31.79 करोड़ से अधिक, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना उद्योग दिया गया और स्थिति दी गई है। काली मिट्टी के बर्तन जो है कहाँ बनाए जाते हैं? तो काली मिट्टी का बर्तन जो है ये निजामाबाद में बनता है, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, विश्व प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है, ये फेमस है। ढलवा घंटियां जो है ये जलेसर में बनती है। एल्युमिनियम का उद्योग रेनीकोट में स्थित है। तो इस तरीके से ये मिलान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहरिया, पटारी और भुइया अनुसूचित जो जनजातियां हैं ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो ये सभी जनजातियां जो पाई जाती हैं ये किस जिले में निवास करती हैं बताना है। तो ये जनजातियां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र जिले में अन्य निवास जो जनजातियां हैं वह बैगा जनजाति है, अगरिया जनजाति है, चेरो है, गोंड है, ओझा है, पथारी है, राजगोंड है, खरवार, पांखा और पानिका जो है जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सिलिका बलुआ पत्थरों के भंडार जो पाए जाते हैं ये इलाहाबाद में पाया जाता है और चित्रकूट में पाए जाते हैं। इलाहाबाद के शंकरगढ़ जिले में पड़ते हैं, ठीक है, शंकरगढ़ क्षेत्र में, और जो चित्रकूट के बरगढ़ क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, इसके साथ ही इलाहाबाद में के लोहरगढ़ आदि क्षेत्रों में भी इस प्रकार का खनिज पाया जाता है। तो लोहरगढ़ अगर आ गया ऑप्शन में तो लोहरगढ़ भी सही हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में किया गया था? तो 1986 में हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना जो हुई थी मुख्यतः दलदल हिरण, जिसको स्वैम्प डियर कहा जाता है, बारहसिंगा आदि जानवरों की रक्षा के लिए जो है स्थापना किया गया था। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, दलदल हिरण। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, और आज का वीडियो में पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।